नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलाहाबाद की संधि, जो कि 1765 ईस्वी में संपन्न हुई थी। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बक्सर का युद्ध पढ़ा दिया था, जो कि 1764 में हुआ था। तो उसी युद्ध के बाद ये संधि होती है। चलिए हम लोग देखते हैं इस संधि के क्या क्या प्रावधान थे। देखिए, इलाहाबाद की टोटल 2 संधियाँ होती हैं। एक होती है 12 अगस्त 1765 को। इस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। तो इसको याद रखना, किस संधि के माध्यम से अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की प्रथम संधि, जो कि 12 अगस्त 1765 को हुई थी। इसका मतलब ये है कि अब इन तीनों क्षेत्रों में राजस्व वसूल करने का कार्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था। मतलब जो राजस्व वसूल किया जाता था, पैसे वसूला जाता था कर के रूप में, वो काम अब कौन करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ये पहला पॉइंट था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करने के बदले कंपनी ने यह स्वीकार किया कि वह इसके बदले मुग़ल बादशाह को 26 लाख रुपए देगी। यानी कि 26 लाख रुपए प्रतिवर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसको देगी? मुग़ल बादशाह को। और इसके बदले में मुग़ल बादशाह ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। और क्या प्रावधान था? कंपनी ने अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र छीनकर मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया। फिर है, इसके अलावा मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने नजमुद्दौला को बंगाल का नया नवाब भी स्वीकार किया था। तो ये प्रथम संधि के प्रावधान थे। अब हम लोग देखते हैं दूसरी संधि, जो कि शुजाउद्दौला के साथ होती है, अवध के नवाब के साथ। ये होती है 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को। इस संधि के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने इलाहाबाद और कड़ा के क्षेत्र मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिए। ये वही पॉइंट है जो यहाँ मैंने आपको पढ़ाया था। ये देखिए, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र किसको दे दिया गया? मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय। फिर है, अंग्रेज़ों को इस संधि के तहत अवध के क्षेत्र में मुक्त व्यापार करने की अनुमति भी अवध के नवाब की ओर से दे दी गई। मुक्त व्यापार कहने का मतलब ये है कि अब उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ना तो उनको कोई आंतरिक कर देना पड़ेगा, ना तो कोई सीमा शुल्क देना पड़ेगा। अब वो मुक्त व्यापार अवध में कर सकते हैं। ये भी अनुमति अंग्रेज़ों को मिल गई। इस संधि के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला को युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए देने थे, और यह राशि अवध के नवाब को 2 किस्तों में चुकानी थी। तो अवध का नवाब जो शुजाउद्दौला था, उसने स्वीकार किया कि हम युद्ध हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए देंगे। किसको? कंपनी को। तो शुजाउद्दौला ने यह स्वीकार कर लिया। फिर है, इस संधि के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने बनारस के जागीरदार बलवंत सिंह को उसकी जागीर वापस लौटा दी। कंपनी द्वारा अवध की सुरक्षा हेतु नवाब के खर्चे पर अंग्रेजी सेना, यहाँ सेना होगा, अंग्रेजी सेना अवध में रखी जाएगी। ये भी बात स्वीकार की गई कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया अपनी एक सैनिक टुकड़ी अवध में रखेगी, और उस अवध की सैनिक टुकड़ी का खर्चा कौन उठाएगा? अवध का नवाब। अब हम देखते हैं संधियों के परिणाम क्या हुए। देखिए, इलाहाबाद की संधि के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में राजस्व वसूल करने के कानूनी अधिकार प्राप्त हो गए थे। इसके बाद अंग्रेज़ों को अब भारत में अपना व्यापार करने के लिए ब्रिटेन से राशि या अन्य धातुएं लाने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। पहले क्या होता था कि ब्रिटेन भारत से व्यापार करता था, तो वो अपने देश से सोने, चांदी या अन्य कीमती धातुएं लाता था। लेकिन अब वो धातुएं आनी बंद हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब बंगाल से उसको राजस्व प्राप्त होगा और उसी से वो व्यापार करेगा। बंगाल में राजस्व प्राप्त करने, वसूलने का अधिकार उसको मिल ही गया है, तो उसी राजस्व से वो भारत में कच्चा माल खरीदेगा और ब्रिटेन में ले जाकर के या यूरोप में ले जाकर के बेचेगा। तो उसको ब्रिटेन से रुपए लाने की ज़रूरत नहीं थी।
अब अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी से वसूली गई राशि के माध्यम से ही भारत से सस्ती दरों पर वस्तुएं खरीदते थे और उन्हें ब्रिटेन के बाजार में महंगे दाम पर बेचते थे। इससे कंपनी को भारी मुनाफा होता था। इसके अलावा अब इन क्षेत्रों के दीवानी अधिकारों से प्राप्त हुए राजस्व के माध्यम से कंपनी भारत में कच्चा माल खरीदती थी और ब्रिटेन की कंपनियों को उसकी आपूर्ति करती थी। फिर ब्रिटिश कंपनियों में निर्मित हुए माल को भारतीय बाजार में लाकर बेच देती थी। इसके परिणामस्वरूप भारत में न सिर्फ हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ, बल्कि भारतीय संसाधनों का ब्रिटेन की ओर प्रवाह भी तेज हो गया। अब होता क्या था, देखिए, राजस्व वसूला गया कंपनी के द्वारा भारत में। राजस्व का मतलब पैसे एक प्रकार से। तो उस पैसे से ब्रिटेन ने यहाँ भारत में कच्चा माल खरीदा। अब यह कच्चा माल भेज दिया ब्रिटेन में, यानी यूरोप में भेज दिया या ब्रिटेन में भेज दिया। अब वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, तो वहाँ से वो माल बन के आया फिर से भारत में, फिर उसको पैसे लेकर भारतीयों को बेचा गया। तो जब फैक्ट्रियों से बने माल भारत में आने लगे तो भारत में जो हाथ से बनते थे, कपड़े हुए या कोई अन्य वस्तुएं हुई, वे उनकी बिक्री कम हो गई धीरे धीरे। हस्तशिल्प उद्योग जो था, ये हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनी हुई वस्तुएं कम बिकने लगी, क्योंकि ब्रिटेन से जो फैक्ट्री में बनकर आती थी वस्तुएं वो सस्ती होती थी, क्योंकि मशीनों से बनी है तो सस्ती होंगी, और जो हाथ से बनाई जाती है वो थोड़ी महंगी होती हैं। तो इससे क्या हुआ, धीरे धीरे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का विनाश होता चला गया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुनाफा बढ़ता चला गया। तो दोनों प्रकार से भारतीय व्यापारी दब गए, पिस गए एक प्रकार से। और इस प्रकार भारतीय संसाधनों का ब्रिटेन की ओर धीरे धीरे प्रवाह होता चला गया। इस प्रकार बक्सर के युद्ध से न सिर्फ भारत में अंग्रेजों को औपनिवेशिक शासन की स्थापना हुई, बल्कि भारत की शाश्वत लूट का भी दौर शुरू हुआ। इस ऐतिहासिक युद्ध के बाद भारत अनवरत गरीबी की ओर बढ़ता चला गया। बक्सर के युद्ध का ही परिणाम था कि भारत की गरीबी की कीमत पर ब्रिटेन की समृद्धि साकार हुई। यानी एक तरफ भारत गरीब होता चला गया, दूसरी तरफ ब्रिटेन अमीर होता चला गया। तो ये संधियों के परिणाम हुए। तो अब ये जो आपका एक प्रकार से 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था और 1764 में बक्सर का युद्ध, और फिर ये उससे जुड़ी हुई संधियाँ थी, इलाहाबाद की संधियाँ, ये आपका कंप्लीट हो गया पूरा। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा दूसरी टॉपिक की ओर चलेंगे, जैसे आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे, आंग्ल सिख युद्ध देखेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।